बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस। तो हमारा दूसरा क्लास है ये, इस टॉपिक के रिलेटेड। द सेल यूनिट का नाम है और हमारा आज का सब टॉपिक है प्लांट सेल। सेल एक जनरल टॉपिक है, तो सेल में से आज हम प्लांट सेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ फ़र्क है, इसलिए आज हम प्लांट सेल डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेल है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमने ये भी पढ़ा था कि सेल्स जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं और एक ही सेल उनके ज़िंदगी के तमाम काम करती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, जिनमें बहुत सारी सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल होती है। तो सोफिस्टिकेशन के हिसाब से, एडवांसमेंट के हिसाब से हम जानते हैं कि सेल्स या तो प्रोकैरियोटिक होती हैं या यूकैरियोटिक होती सेल्स हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो है पुरानी सेल्स। जब पहले ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, तब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स आई थी वो प्रोकैरियोटिक थी। उनमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस में नहीं होता था, या उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो जब सेल्स में एडवांसमेंट हुई तो यूकैरियोटिक सेल्स बन गई, जो एनिमल्स, प्लांट्स में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियाज, वायरस में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स और एनिमल्स में होती हैं। फ़र्क ये है, यूकैरियोटिक सेल्स जो है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक वेल डिफाइंड सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस में होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो सब भी मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये जो प्लांट सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, ये याद रखना ज़रूरी है। अब हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है प्लांट सेल की। स्ट्रक्चर के जो हम पार्ट्स हैं वो हम समझेंगे, तब हमें समझ आएगा कि प्लांट सेल क्या होता है। जो प्लांट सेल है, जो सबसे बाहर वाला इसका जो पोर्शन है, जो एरिया है, जो स्ट्रक्चर है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल, ये जो थिक लेयर मैंने बनाई है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। दिस इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये बनी होती है सेलुलोज से, लिग्निन से। तो काम क्या है इसका? ये रिजिडनेस देती है सेल को। जो प्लांट सेल है, इसको बहुत सारे मैकेनिकल प्रेशर्स पड़ते हैं, हवा का दबाव, पानी का दबाव, हम भी टच करते हैं, जानवर भी इसके पेड़ पौधों के साथ टच करते हैं, या मौसमियाती तब्दीली जो इनको सहनी पड़ती है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो सेल होती है प्लांट की, मजबूत होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, आउटर एक्सटर्नल प्रेशर्स को बियर करनी चाहिए। इसलिए हर प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल कहलाता है। ये सेल को स्ट्रक्चर देता है, एक शक्ल सूरत बख्शता है, क्योंकि मजबूत होता है, और सेल को मैकेनिकल प्रेशर, बाहर के दबाव से बचाता भी है। तो सेल वॉल के जस्ट अंदर एक फाइन लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये इसका नेचर जो है ये सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है कुछ चीज़ों को ये मेम्ब्रेन अंदर जाने देती है और कुछ को रोकती है। जो चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, जैसे टॉक्सिन्स, कुछ जहर, उनको ये रोकती है, अंदर नहीं जाने देती है। और जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, तो उनको ये अपने अंदर या बाहर जाने देती, उसकी इजाज़त देती है। इस लिहाज से ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। तो बाहर सेल वॉल फर्स्ट, दूसरा हुआ सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो जगह है, खुली जगह, ये इसे हम कहते हैं, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से अंदर की जगह और न्यूक्लियस से बाहर की जगह, ये जो खुली जगह सेल में है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म, ये जो एरिया है, इसमें जो बहुत सारे ये सेल के पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स सेल के वो हिस्से हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर, साइटोप्लाज्म के एरिया में हो, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट सेल का, क्लोरोप्लास्ट। ये वाला हिस्सा, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करके उससे कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज बनाता है, जो प्लांट के लिए एक गुज़ा साबित होता है, और जिसे बाद में प्रोसेस करके इंसानों के लिए भी गुज़ा तैयार होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का अहम काम है फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद राइबोसोम्स, ये
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल है तो इसके ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दे मेक प्रोटीन्स, राइबोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होते हैं बिल्डिंग मटीरियल्स होते हैं लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स एनिमल्स में, वो राइबोसोम्स में तैयार होते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो किस्म का होता है, या तो स्मूथ जिस पे राइबोसोम्स ना हो, या अगर किसी पे राइबोसोम्स भी लगी हो तब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया जाता है। इसका काम है फोल्डिंग ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोटीन, जो प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स में ये उन्हें फोल्ड करता है, वो शेप देता है, ये आगे जाके इनको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन फोल्डेड प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ये वाला हिस्सा है, ये ऑर्गेनल है गोल्गी अपैरेटस, ये खुद भी गोल्गी अपैरेटस खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, जैसे प्रोटीन्स हों जो बड़े मॉलिक्यूल्स हों उनकी डिस्ट्रीब्यूशन गोल्गी अपैरेटस के भी काम आती है, उनका भी काम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी। तो साइटोप्लाज्म हमने देखा कौन सी जगह है, अब रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल का एक अहम हिस्सा और ख़ास हिस्सा है, इसमें तमाम जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है वो सेल के वो चीज़ें जिनसे ही डिसाइड होता है कि सेल ग्रोथ कब हो, सेल कैसे बढ़े, सेल डिवीजन कैसा हो, सेल का मेटाबॉलिज्म जो सेल का काम है अपना काम है वो कैसा हो कब हो, ये डिसाइड करता है न्यूक्लियर मटेरियल जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो वाला हिस्सा है इसे हम वैक्यूल कहते हैं, लार्ज वैक्यूल। इसके सिवा कुछ छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल क्या होता है, ये एक सैक फिल्ड बैग होता है, एक गुब्बारा जैसा होता है सेल में जिसमें पानी जैसा सैप जैसा भरा हो। तो 30% एरिया जो सेल है, सेल का 30% एरिया वैक्यूल ने ही कवर किया होता है। इस वैक्यूल में जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सेल के रेगुलेशन के इसके फंक्शंस को रेगुलेट करने में बहुत अहम काम करता है। इसके बाद है एक ज़रूरी ऑर्गेनल जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को ब्रेक डाउन करता है, उन्हें हजम करता है, जिससे एनर्जी निकलती है, और सेल के जो तमाम काम है जितने भी ऑर्गेनल्स काम करते हैं, इस काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए, तवानाई चाहिए, वो तवानाई माइटोकॉन्ड्रिया ही मुहैया करता है कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को ब्रेक करके। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बिजली का घर होता है सेल के लिए, क्योंकि एनर्जी बख्शता है, ताकत देता है सेल को। थैंक यू।